प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर का मसला तकरीबन हल हो गया जब आज पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि गवर्नर कल 4 बजे हल्फ लें, और अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर ये आइनी जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को यह हिदायत की कि वो फौरी तौर पर KP पहुँचें और वहाँ जाकर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करें। और उसके बाद गवर्नर साहब का यह बयान भी आ गया कि मैंने तो हल्फ लेने से कभी इनकार किया ही नहीं है और कोशिश करूँगा कि आज रात ही KP पहुँच जाऊँ। अब वो जो मामला था कि जिसमें दस्तखत मैच नहीं कर रहे थे और जिसमें अली मीन गंडापुर साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था कि वो आकर वजाहत करें कि ये आप ही के दस्तखत हैं, ऐसा लगता है कि उस मामले की अब ज़रूरत नहीं रही और बात इससे आगे निकल गई है। लेकिन साथ ही साथ एक और मामला था जिसमें इस इंतखाब को ही चैलेंज किया गया था अपोजिशन की जमातों की तरफ से, और दरख्वास्त दहिंदा थे JUI के रहनुमा जिन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा कराए थे। उन्होंने जाकर कहा कि चूंकि अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर हुआ ही नहीं है तो इसलिए इस मामले में इसको कलअदम करार दिया जाए या ये इंतखाब दुरुस्त नहीं है। अब ये मामला, ये जो दरख्वास्त थी, ऐसा लगता है कि ये भी गैर मौसर हो गई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर अपनी राय का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा जब पेश हो गया, वसूल हो गया, तो वो मंजूर भी हो गया। तो अब ये मामला, क्या ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होने जा रहा है या अपोजिशन की जमातें जो कल फैसला किए बैठी थी कि इस इंतखाब को दोस्त नहीं माना जाएगा, आज भी उनकी ये राय है, या सुप्रीम या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आने वाले फैसले के बाद उन्होंने अपनी राय तब्दील कर ली है? ये एक अहम सवाल है और इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में इख्तियार वली खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, नून लीग के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, खुश आमदीद। हमारे साथ शौकत प्राचा साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत साहब आपका भी शुक्रिया। और अमजद अली खान न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब आपको भी खुश आमदीद प्रोग्राम में। इख्तियार साहब, अब ये मसला हल हो गया या बाकी है? बेहतर होता आप न्यायी साहब से शुरू कर लेते तो। नहीं, मैंने सोचा कि आपसे शुरू करना चाहिए, आप इस पर राय कैसा अच्छा बिस्मिल्लाह। उनके नज़दीक तो ये मसला हल हो गया है, मसला तो आपकी तरफ से मालूम है। उन्होंने अभी कहा नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट पेशावर ने तशरीह कर दी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, मनोवन तस्लीम करेंगे, उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने की कि वो दूसरी दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद गैर मौसर हो। देखें कल उस पर अदालत क्या ऑर्डर करती है, बिकॉज इसकी नोयत कुछ और थी। इसकी दरख्वास्त की नोयत ये थी कि आप जो है तो हलफ का मंजूर किए बगैर नहीं हो सकता, आप हलफ पे दरख्वास्त वो कर लें, हलफ के लिए बंदोबस्त कर दें, इसके लिए अहकामात जारी करें। लेकिन दूसरी जानिब वो जो दरख्वास्त है वो ये है कि इस्तीफ़ा मंजूर होने से पहले दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आईनी अमल है। हाँ। उसकी तशरीह होना जो है उसकी मगर तशरीह चीफ जस्टिस ने करनी थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस्तीफा पेश हुआ तो मंजूर हो गया, उसी की बुनियाद पर ये फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल में ये भी कहा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस का अपने फैसले के दिफा में चीफ जस्टिस ने ये बात की कि फ्लोर ऑफ द हाउस कहने के बाद फिर उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। नहीं, लेकिन 138 जो है, 130 सब क्लॉज 8, इट मीन्स के जो उससे पहले हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था कि एक बंदे का एक इस्तीफ़ा, फिर दूसरा इस्तीफ़ा, फिर एक पे एक जैसे साइन, दूसरे पे दूसरे जैसे। आपने साइन देखे हैं? वैसे आपको दोनों साइनों में कोई फर्क नजर आता है? अगर मैं कहूं कि मैंने देखे हैं तो भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर आपने देखे हैं तो आपको कोई फर्क नजर आता है? क्योंकि बहुत सारे जिन लोगों ने देखे वो कहते हैं कोई फर्क नहीं। जो जिसका काम है वही कह रहा है। रिजाइन आपके पास भी नहीं आता, मेरे पास भी नहीं आता, ना ही मुफ्ती कभी के पास। नहीं, मगर आप ये राय तो दे सकते हैं ना कि गवर्नर साहब की राय दुरुस्त है या नहीं, आप ये राय तो दे सकते हैं। गवर्नर साहब की राय वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कह सकते। क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर को बुला लें? बिल्कुल, मगर पेशावर हाई कोर्ट तो नहीं मानती है कि इख्तियार है उनके पास। आप देख लीजिए कि इन्हीं के इस्तीफे थे और मेरे ख्याल में कई दर्जन थे इस कौमी असम्बली में जमा हुए थे और ये अपने इस्तीफ़ों से मुकर गए थे। तो फिर स्पीकर ने 1 बाय 1 एक एक को बुलाया था। ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी का एक
रोशन बाप कहें या सियाह बाप कहें, लेकिन गवर्नर के इख्तियार को भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो चीफ मिनिस्टर को बुला सकता है। इस पर जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय है कि नहीं। अख्तर साहब साहब की राय ये है कि वो नहीं बुला सकते। देखिए इश्तर साहब जो है वो मैं मानता हूँ आप ही की जमात के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हमसे ज्यादा आप ही के अटॉर्नी जनरल, हमारी जमात नहीं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं, आपकी जमात ने लगाया था ना यूं कह लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर गवर्नर की इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर आप इस्तीफा गवर्नर को क्यों भेजते हैं? भेज दें फिर अडियाला जेल, भेज दें फिर अपना इस्तीफा बनीगाला। नहीं, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 आइन का आर्टिकल है ना सर, वो तो नहीं कहता कि बनीगाला या अडियाला भेजें, वो तो कहता है कि आप गवर्नर को अपने हाथ से लिखकर भेजें और उसके बाद आइन उसकी तशरीह माहिरीन आइन करते हैं कि जी इस्तीफा हो गया। खैर ये बात भी जरा कुछ समझ ना आने वाली है कि जी इस्तीफा भेज दिया है, अब मैं ये भी ना पता करूं कि ये असदुल्ला खान का इस्तीफा है कि नहीं है। ये तो मैं ये इसको ये तो सर देखें, अब मुझे पता है, ये तो आपको ऐसा मालूम होगा कि जब इस्तीफा एक डॉक्यूमेंट वज़ीर आला हाउस से निकलता है तो उसको डायरी नंबर लगता है, उसका इंदराज होता है, और फिर जब रिसीव होता है तो उसका भी इंदराज होता है, तो इस्तीफा, तो दोनों को जब मैच करते हैं तो पता चल जाता है कि ये उसी का है, ये किसी एबीसी शख्स ने बाय डाक नहीं भेजा। तो मैं कह रहा हूं कि तीनों को मैच किया गया तो तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही थी। प्राचा साहब, क्या ये मसला हल हो गया है या बाकी है अभी? बात ये है कि जितना अभी आप बात कर रहे थे कि साइन ओरिजिनल थे नहीं थे, उस हद तक तो ख़त्म हो गया। और वैसे उसमें भी देखें कि जो आपने आइन का आर्टिकल बताया 130 सब क्लॉज 8, उसमें हैंड रिटन का लफ्ज़ वादे तौर पर इस्तेमाल है जी। और अगर वो पहले वाला टाइप शुदा इस्तीफ़ा सही होता तो फिर दूसरा ना भेजा जाता। इट मीन्स के जो गवर्नर साहब का पहला एतराज़ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। दूसरा एतराज़, अच्छा आप दूसरे की तरफ आ जाते हैं। दूसरा एतराज़ जो है वो आज तो जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये माने ना माने, पीटीआई तो खैर मानेगी कि उनके हक में आए, वो इस वक्त तक मामला हल हो चुका है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया, वो चाहे सिंगल बेंच हो चाहे चीफ जस्टिस हो, वो अदालत है, अदालत ने कह दिया कि कल 4 बजे गवर्नर साहब अगर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर हल्फ लें। और बाय द वे, और इसी के अंदर ये पैगाम मौजूद है कि इस्तीफा कबूल है। अच्छा नहीं सुने ना, ये तो मुझे बात अगर पूरी करने दें ना, ये अपनी मर्जी से ठीक है ना। एन मैं वो वैसे बिलावल भुट्टो दरदारी साहब की बात सुन रहा था, मैंने टीवी ऑन किया हुआ था, तो ये फैसला भी नहीं आया था। उससे पहले बिलावल भुट्टो दरदारी साहब ने, एक क्रेडिट है एक जमहूरी पार्टी के चेयरमैन, एक जमहूरी सोच रखने, उन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब का तैयारा लें और पेशावर जाएं, और उन्होंने भी मान लिया। लेकिन जो दूसरा है ना कल वाली पिटीशन, उसकी कल हेयरिंग है। व्हाट इफ, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, सवाल उठाना मेरा काम है। ठीक है, व्हाट इफ कि आज सिंगल बेंच था, इट मीन्स के जो डिवीज़न बेंच है कल टुमारो, वो अगर कल ही फ़र्ज़ किया स्टे दे देते हैं, ये नहीं हो सकता कि इस आज के फैसले को आइसोलेट करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए कल कोई और वो फैसला दें। अगर तो कोई और फैसला नहीं देते फिर तो कल 4 बजे ओथ होगा, क्योंकि गवर्नर साहब अगर नहीं लेते, वैसे तो बिलावल साहब ने जिस तरह से डायरेक्शन दी, अब उनके पास नो करने का कोई वो मौका नहीं है। जवाज हो ना हो मैं नहीं कह रहा, मौका नहीं है कि उनके पार्टी चेयरमैन ने उनको ऑर्डर, बल्कि उन्होंने खुद कह भी दिया है कि मैं आज पहुंचूंगा, और मैंने कभी इनकार किया कि मैं हल्फ नहीं लूंगा। अच्छा, मतलब आदमादगी तो जाहिर कर दी। लेकिन अगर कल 2 रुकनी बेंच वो शॉर्ट ऑर्डर दे देता है, जैसे आज फैसला महफूज किया और सुना भी दिया, वैसे तो फैसलाबाद का 3-3 महीने भी महफूज पड़ा रहता है, भी आते रहे हैं ऐसे ही ना, लेकिन आज के फैसले तो इसी तरह आज दे दिया ना फैसला। यानी एक फैसला लाहौर में भी आया था जब परवेज इलाही वाला मामला, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को नो करना था, तो वो भी फैसला आया था। तो लिहाजा कोई आज का फैसला, आप कहते हैं कि कल अगर फैसला एडवर्स डिसीजन नहीं, सुने कल नहीं, एक और भी फिर प्रपोजिशन है ना, अगर फैसला नहीं आता, फर्ज किया तो फिर तो हल्फ हो जाएगा, फिर हल्फ हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ के ये 2 मेंबर्स हैं, अगर स्प्लिट आ जाता है फैसला, फिर क्या होगा? एक कहता है कि जी हल्फ होना चाहिए, दूसरे जज साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए। हल्फ और ना हल्फ का तो फैसला उन्होंने नहीं करना, उन्होंने तो कहना है कि इंतखाब दुरुस्त हुआ या नहीं, इंतखाब दोबारा होना चाहिए या नहीं। सुने फिर ये नहीं होता। जब कोर्ट बैठती है ना, कोर्ट के सामने जो पिटिशनर होता है फिर वो सारे आर्गूमेंट रखता है, फिर ये नहीं होता कि इस हद तक रहे कि आर्गूमेंट की बुनियाद तो एक होगी ना सर्कल, वो एक आर्गूमेंट की बुनियाद ये है कि इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ, तभी तो फैसला होगा ना कि ये इंतखाब दुरुस्त है या नहीं।
तो इस्तीफा मंजूर होना या ना होना आपके ख्याल में ये बहुत आसान आपका फैसला क्या ख्याल है? सवाल नहीं उठाया जा सकता अदालत के सामने? सवाल क्या कोई मना करेगा अदालत के सामने कि जी देखें जी अभी आपकी जो हेयरिंग जारी है, आप जो है वो फैसला उसको स्टे करें? ये ज़रूर आर्ग्यूमेंट आएगा, क्योंकि रास्ते में रुकावट डालनी है। पहले भी जैसे आप कह रहे हैं सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ था ना, वरना तो 90 बंदे वोट दे रहे हैं। जमहूरी असूल तो यही है, वो MPAs हैं, वो इलेक्टेड MPAs हैं। सुहेल आफरीदी को उन्होंने वोट दे दिया। अच्छा, और अब मेरा आपसे सवाल है, नई साहब की तरफ। नई साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बस माजरत एक सवाल आपसे ये है, ये जो फैसला आएगा, आप कहते हैं वो सिंगल बेंच का फैसला या डबल बेंच का फैसला होगा, 2 रुकनी बेंच का फैसला, लेकिन ये उस फैसले के जवाब में ये अपील नहीं सुनी जा रही है। वो एक अलहदा फैसला है अपनी जगह पे बरकरार, ये अलहदा फैसला है अपनी जगह पे बरकरार। फिर क्या होगा? फिर तो 2 फैसले होंगे। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, क्या कल आर्गुमेंट करने से मना कर देगा कोई? नहीं। तो फिर अगर फर्ज करें फैसला वो भी आ जाता है जिसकी तरफ आप इजहार कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस का फैसला तो एक अलग दरखास्त पर बरकरार है अपनी जगह पर। इट इज 1 मेंबर जो एक आज चाहे नहीं, मगर वो सेम दरखास्त नहीं है सुने ना, सुने तो सही ना प्लीज। देखें वो 1 मेंबर है, वो 1 मेंबर फैसला है, सिंगल बेंच, एक रुकनी फैसला है ना। कल जो है डिवीजन बेंच है, वो जब लार्ज बेंच बन जाता है ना, लेकिन 2 अलग अलग दरखास्तें हैं ना, ये उसकी अपील तो नहीं सुन रहे ना भाई। सुने तो फिर आप बैक टू स्क्वायर आ गए ना। अगर कल वो आर्गुमेंट कर देते हैं ये वाला भी, तो चीफ जस्टिस का फैसला कलअदम हो जाएगा। अगर अदालत चाहे तो कर सकती है ना, तो उसकी तो दरखास्त ही नहीं गई यार। दरखास्त या तो आज के फैसले के खिलाफ दरखास्त जाए ना प्राजा साहब। चीफ जस्टिस के नहीं, सिंगल रुकनी बेंच। चले सिंगल रुकनी बेंच है। आप कह रहे हैं बेंच के फैसले के खिलाफ कोई दरखास्त लेकर गया अदालत में? सुने कल अगर वो दे देते हैं, सुने ना, अभी तक तो नहीं गए। अरे भाई कल दे देते हैं, क्लब हो जाती है, कहते हैं ना, ये एक अलग बात है। तो यही तो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि अगर इस आज के फैसले के खिलाफ भी दरखास्त चली जाती है, वही कल क्लब हो जाएगी। लेकिन उसमें मैं आपको एक और सिनेरियो भी बता रहा हूँ। अगर कल फर्ज किया वही 2 मेंबर बेंच फैसला देता है और वो स्प्लिट आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर क्राइसिस होगा या नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अमजद अली न्याई साहब, सर ये बताएं कि मसला इन दोनों, अब आपकी बात तो सुन के लग रहा है कि भी हल नहीं हुआ है। असदुल्ला खान, बात यह है कि वो इस्तीफे में अभाम नहीं था, गवर्नर के पास भेजा गया। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि जी जब चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो प्राइम मिनिस्टर टेंडर करेगा तो यकीनन उसको जो है वो एक्सेप्ट ही समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कॉन्स्पिरेसी की गई और जमहूरी रवायात को पामाल किया गया। काश के बिलावल भुट्टो ये बात अपना हाई कोर्ट के फैसले से पहले कह देते तो कम से कम जमहूरियत के लिए एक अच्छा इकदाम होता। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले से चंद महीने पहले ये कहा गया है न्याय साहब, अभी हाई कोर्ट का फैसला टीवी पर उसकी खबर फ्लैश नहीं हुई थी और बिलावल साहब ने ये कह दिया था। अब हम ये गुमान कर सकते हैं कि उनके वकला ने उनको राय दे दी हो कि भाई क्या फैसला आ सकता है। असदुल्ला खान जी देखिए, असदुल्ला खान, बात यह है कि काश के ये चीजें ना होती। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला माना जाता, मुकाबला असेंबली में कल किया जाता, अगर उनके पास अक्सरियत थी तो अक्सरियत ले आते, नहीं है हार्स ट्रेडिंग लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो माना जाता ना। बात यह है कि वो कहते हैं कि जी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान जिद करते हैं, मानते नहीं है। बाबा हमने कभी भी जिद नहीं की। बात यह है कि इनके रवैये जमहूरी नहीं है। अफसोसनाक बात है कि ये सिर्फ धौंस धांधली के जरिए निज़ाम हुकूमत को चलाना चाहते हैं, जमहूरी रवायात को पामाल करना चाहते हैं, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अपनी करप्शन को जो है वो दवाम बख्शना चाहते हैं या इक़्तिदार को और करप्शन के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। इनका मकसद जमहूरियत का तन नहीं है। आज इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है कि आज आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वहां पे 26वीं तरमीम का केस और खुद अदालत पूछ रही है कि मेरे पास इख्तियार हैं या नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि आपने जो स्टेट के 4 पिलर्स हैं उनमें तवाजुन जो है वो अपसेट कर दिया है। चाहिए ये देखें
चाहिए ये था कि अदालतें अपना काम करती, लोगों को जजा और सजा देती, पार्लियामेंट का काम था लेजिस्लेशन करती और अवाम के दिए हुए मैंडेट को आगे लेके जाती। अवाम का दिए हुए मैंडेट भी चोरी। 26वीं तरमीम से आपने अदालतों का जो है वो उस पर झंडा लहरा दिया है कि अब वो उनके पास भी इख्तियार नहीं रहा। मतलब क्या है कि नजरिया जरूरत के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है और लिए जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, जहां हर चीज के ऊपर टैग लगा दिया जाए कि फॉर्म 47, तो वहां जमहूरियत कहाँ रहेंगे, वहां इदारे कैसे होंगे, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होगी। और अब तो जो हम मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वक्त के आने के साथ साथ जो है आपके सामने आ जाएंगी। सही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा इस गुफ्तगू को पहले हम जरा समेट लें जिस पर हमने डिस्कशन शुरू किया है। अब मसला ये कि असद कैसर साहब तो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे जब तस्दीक कर दी है तो फिर इबाम रह क्या जाता है। दूसरा, इफ्तार वली साहब आप ही के जमात के वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उनकी राय भी बड़ी वाज़ेह है इस्तीफ़ा मंजूर करने के हवाले से। इफ्तार साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप ही के वज़ीर बराए कानून व इंसाफ ये मानते हैं कि गवर्नर के पास एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, जब इस्तीफ़ा दिया तो हो गया, उसके बाद की सारी बहस जो हम कर रहे हैं कि ये इंतखाब गैर कानूनी है, तो ये बहस ख़त्म नहीं हो जाती फिर? तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो गलत कह रहे हैं फिर? नहीं, मैं कहा गवर्नर की तरफ से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का तो कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने तो अपनी सेटिस्फेक्शन करनी थी। अब सेटिस्फेक्शन करना तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी कुछ अपनी सीट पर बैठे हैं, वो सूबे के गवर्नर हैं, आईनी जिम्मेदारियां हैं उनकी, वो अपनी पूरी करेंगे। तो डेफिनेटली अगर उनको इबाम हुआ, मगर बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की उनको जरूरत ही नहीं है, जब आ गया इस्तीफा तो हो गया। ये तो उनकी राय। बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं, मैं आपको सादा उर्दू में समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा को उन्होंने कबूल करना है, ठीक है, या कबूल करने या न करने के मुतालिक बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं। उनका जुमला है कि मैं डिनाई नहीं कर रहा कि एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। मैं यही कहता हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ कि ये आपका इस्तीफा है, मेरे पास आया, मैंने इतनी तसल्ली करनी है कि ये इस्तीफा आप ही का है, इस पे साइन आप ही के हैं, फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और इसके लिए कब तक, चाहे वो एक हफ्ता एक महीना न करें, कोई वो इसकी डेट उस पे मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता। वो तो फिर गवर्नर साहब का अपना प्रोरोगेटिव है कि वो कब करते हैं। 1 घंटे में करते हैं, 1 हफ्ते में करते हैं, उनकी कहीं दूसरे शहर में मसरूफियात हैं, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन बात इसका मतलब ये निकल रहा है। अच्छा, अब जो दरखास्त गुजार हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, चले मैं एक छोटे सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद कामरान मुर्तज़ा साहब यानी जो दरखास्त गुजार जिस पार्टी के हैं, उन्हीं की पार्टी के जो लीगल माइंड है कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी राय मुख्तलिफ है। वो मैं आपको सुनवाता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की बात कर रहा था कि उनकी राय क्या है इस्तीफ़ा कबूल होने या ना होने के हवाले से, और फिर चूंकि JUI ही दरख्वास्त गुजार है अदालत में कि इस इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए, गैर आइनी इंतखाब है जो चीफ मिनिस्टर का हुआ है। तो हमारे साथ असलम गौरी साहब भी अब तशरीफ़ फरमा हैं, तर्जुमान है JUI के। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये राय जानना चाहता हूँ कि आज का जो फैसला आया है जिसमें हल्फ लेने का कहा गया है, यानी इंतखाब को दुरुस्त माना गया है, यानी इस्तीफ़े की कबूलियत का कहा गया है कि इस्तीफ़ा तो जब दे दिया तो कबूल हो गया, उसके बाद भी आप समझते हैं कि जो आपकी दरख्वास्त है वो मौसर है? देखिए, हमने इसमें जो फैसला हुआ है इसका हमने नकल मंगवाई है फैसले की, वो आ जाए, उसको हमारी टीम, लीगल टीम उसका जायजा लेगी और उसके बाद फिर हम देखो, हो सकते हैं इसमें अपील में चले जाएं और अपील में इस फैसले को ले जाएं और वहां जाके चले जाएं। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं आई है, उम्मीद है कॉपी आ जाएगी थोड़ी देर तक, तो फिर इंशाल्लाह अगला डिसीजन हम लेंगे। आप आज के फैसले पर अपील दायर करने का इरादा रखते हैं या आप समझते हैं कि ये हो सकता है? बिल्कुल रखते हैं और हम समझते हैं कि गवर्नर को भेजने की क्या जरूरत है, बस स्पीकर को देता। फिर अभी तक तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ इस वक्त तक पुराना जो वज़ीर आला है वो डी नोटिफाइड नहीं है, इस वक्त तक उसकी कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, और जब तक ये डी नोटिफाइड नहीं है वो भी चल रहे हैं। कौन मिनिस्टर उसी तरह अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियां वाड़ियां, ये वो सब कुछ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको किस अंदाज आप समझते हैं कि गौरी साहब के गवर्नर का एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट ना करना मैटर करता है,
यही आपके केस की बुनियाद है। यानी अगर उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर ये इंतखाब नहीं हो सकता था, तो कबूल करना या ना कबूल करना भी अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल कबूल करना अहमियत रखता है और हमारे नजदीक रखता है उसको। अब ये कि जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है वो किस ग्राउंड पे दिया है वो सामने आ जाएगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे हमारी पिटीशन भी कल तो सुनी जाएगी, देखते हैं कल क्या सूरत सामने आती है। जो हमने अपील दायर की है वहां पर। लेकिन सर आपकी जमात के जो सबसे बड़े लीगल माइंड हैं गौरी साहब, वो कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका 26वीं तरमीम में बड़ा कलीदी किरदार था, जो आपके हर पार्टी के हर मामले को जाकर अदालत में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी करने या रिजेक्शन का गवर्नर का इख्तियार नहीं है। पहले वाला जो इस्तीफा आया था उसमें वो एतराज लगा सकते थे क्योंकि वो आइन के मुताबिक नहीं था, लेकिन जब दूसरा आ गया है तो वो ठीक है। अब स्क्रूटनी करने या रिजेक्शन का गवर्नर का इख्तियार ही नहीं है। तो सर आपकी पार्टी के लीगल माइंड जो है उनके तो ये राय है। देखिए हम कामरान साहब हमारे इंतहाई मोतबर और ये अपना जिम्मेदार किस्म के कानूनदान हैं और आईन पाकिस्तान के हवाले से वो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और लाजमी नहीं है कि हर चीज़ उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। और भी वकला हमारी टीम है, कामरान समेत, कामरान भी इसको देखेंगे, कामरान साहब भी देखेंगे, उन तक भी हम भेजेंगे फैसला, उनकी फिर ओपिनियन नए फैसले की रूह से लेंगे और वो नए फैसले की रूह से किस ग्राउंड्स पे ये नया फैसला आया है और उसके बाद उसके रूह से वो डिसीजन हम कल क्या जाते हैं नहीं जाते। और मुझे 90% उम्मीद है कल हम अपील में जाएंगे। अच्छा, ये आपकी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन जारी है और आपको लगता है कि 90% उम्मीद है कि अपील में जाएंगे। अच्छा, अब कामरान मुर्तज़ा साहब की जो राय है, शौकत प्राजर साहब, आपकी इस पे क्या राय है? मेरा ख्याल है गौरी साहब ने बड़ी सूरत हाल क्लियर कर दी है। गौरी साहब फरमा रहे हैं कि चूंकि ये फैसला आया है, एक नई सिचुएशन आ गई ना, हमें आज 2 बजे तक इल्म नहीं था कि फ़ैसला क्या आना है। ठीक है, कल जो रिमार्क्स आए थे उनमें थोड़ा सा एज अ जर्नलिस्ट आइडिया हो रहा था कि क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन ये फ़ैसला आ गया। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, ये जो बात आप सुना रहे हैं या पहले भी सुनाई, वो एक थी पहले कि इस्तीफ़ा हैंड रिटन है या नहीं है, वो गवर्नर साहब का पॉइंट जायज़ करार दे दिया गया और कामरान मुर्तज़ा साहब भी यही फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह से वो चूंकि हैंड रिटन नहीं था तो गवर्नर साहब की ऑब्जर्वेशन सही थी। एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि जो इस्तीफे 2 क्यों आए, क्योंकि ये बात आ रही थी कि 2 इस्तीफे क्यों आए, वो बिल्कुल क्लियर हो गई क्यों 2 आए और गवर्नर साहब का पर्सपेक्टिव कंफर्म हो गया। अब नई सूरत हाल बनी। नई सूरत हाल क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट नेसेसरली सिंगल बेंच, देखे ना, वो जज जूनियर मोस्ट हो या सीनियर मोस्ट हो, वो एक रुकनी जज का फैसला है, वो अदालत एक रुकनी है, उनका फैसला आ गया। कल यही केस या इस तरह का जिस पे आपको पहले एतराज़ था कि ये तो चीज़ है नहीं, वो गौरी साहब ने आपको कह दिया कि अपील में आप क्लियर ये नुकता था ना, अगर अपील में चले जाते हैं तो मैं यही आपसे यही गुजारिश कर रहा था पहले सेगमेंट में भी कि जी उनके पास चांस है, वो अपील में जा सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट कुछ मैं भी तो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ही तो नहीं होनी चाहिए। आपके पास तो ज्यादा होती है। तो मैं इसलिए आपसे बार बार गुजारिश कर रहा था, चूंकि मैं किसी पार्टी का तर्जमान नहीं हूँ। तर्जमान साहब ने, असलम गौरी साहब ने, मुझे नहीं पता था, सारे आपने मेरे भाई बुलाए हुए हैं जो मैं बात करते हुए भी जरा घबराऊंगा। आपकी बात को सेकंड करने वाले देखें, शो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नहीं, लेकिन वो उनकी राय मुझसे बहुत मोहतरम है, गौरी साहब की राय है, अमजद खान नियाजी साहब की राय है, अख्तियार वली खान साहब की राय। हम तो जर्नलिस्ट हैं, इन्हीं से सुनगुन करके तो हम अपनी बात कर रहे होते। ठीक है, सही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ हलवा बना लेते। ठीक है, लेकिन अपना तजर्बा तो शामिल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, पिटीशन आ जाती है सुबह सुबह, तो आप कह रहे हैं गेम इज नॉट ओवर येट। That's what I was telling you in the first match. ठीक है, till the last ball, till the last very ball. long to understand. नहीं, मैं चाह रहा था कि ये जुमला आप कह दें। तो अमजद जैन साहब, गेम इज नॉट ओवर येट, तो ये तो अभी आपने गौरी साहब को भी सुन लिया, वो कहते हैं हम 90% है कि आज के चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ अपील में कल जाएंगे। उम्मीद तो है, जो आज चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है आइन और कानून को सामने रखते हुए, उम्मीद तो नहीं है कि कल इसके अगेंस्ट भी कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि खुद उन्होंने वाज़ा कर दिया है कि जब गवर्नर ने तस्दीक कर दी है कि उनको इस्तीफा मौसूल हो गया, तो उसके बाद उसने कहा बाकी तो इररिलेवेंट हैं चीज़ें,
तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा और जमहूरियत मजबूत होगी। लेकिन मतलब जहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज भी, थ्योरीज भी, उम्मीद है दम तोड़ जाएंगी इस आज के फैसले से। कल देखा जाएगा, कल फैसला क्या आता है। उम्मीद है कि हमें मायूसी नहीं होगी। सही है। देखिए, इसमें एक चीज़ वैसे इख्तियार साहब, जो आज बिलावल साहब ने गुफ्तगू की और अपने गवर्नर को हिदायत की कि आप जाएं और जाकर आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी अदा करें आप वहाँ पर, क्या इस बिलावल साहब की इस गुफ्तगू के अंदर ये पैगाम छुपा हुआ नहीं है कि मजीद रोड अटकाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, गो हेड? रोड अटकाने वाली तो बात ही कोई नहीं। सही है, रोड अटकाने वाली बात ही तो ठीक है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, ये और क्या था? नहीं सर, अच्छा? मेरे ख्याल में इतना लंबा शो रिकॉर्ड करने के बाद आपको इतनी समझ तो आ गई होगी कि जिस आर्टिकल का आपने हवाला दिया 130 सब क्लॉज 8 का, कि आपको एक हैंड रिटन वो तो खत्म हो गई ना बात, तो पहले की, वो तो पीछे रह गई। ये रोड अटकाने वाली तो बात सर, वो पहला तो एतराज़ों का जायज़ था। दूसरा जब आपका आया तो फिर आपकी सिग्नेचर पहले वाले इस्तीफे के साथ मैच कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर रहे थे। अच्छा? वो नहीं कर रहे थे तो इसीलिए आपको बुला लिया इन पर्सन कि आप आ जाइए। अब तो ये चीजें मतलब इसको रोड़ा अटकाना मत कहें। देखिए, आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जिसका काम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन बिलावल साहब के पैगाम में ये बात छुपी हुई नहीं है। मैं कहता हूं ना, जिसका काम उसी को साजे, जिसकी जिम्मेदारी है, जो कुर्सी पर बैठा है वही हमसे बेहतर फैसला कर सकता है। ये सारी गुफ्तगू तो हमने आईनी, कानूनी, तकनीकी कर ली। एक जमात के पास एक मैंडेट है, आप के पास आईनी रास्ता ये था कि आप उनके लोगों को साथ में ला लें और अपना उम्मीदवार ला के नंबर पूरा कर लें, जो आप नहीं कर सके। तो एक जमात के पास मैंडेट है, क्या उसको वज़ीर आला बनाने का इख्तियार नहीं है, हक नहीं है? देखिए, एक तो मैंडेट की, ये सियासी सवाल है, इसको आप ये इस टेक्निकल बहस से निकल कर, एक तो आप कहते हैं ना मैंडेट की बात, तो मैंडेट जो है उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया है। खैबर तस्लीम तो पंजाब में भी नहीं किया, तो वज़ीर आला तो है ना, या तस्लीम तो पंजाब में भी नहीं किया। देखिए, मुझे बोलने दें। जी। पंजाब की अगर बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं, तो उस पर सिर्फ PTI का एतराज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट पर पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान, नहीं, पंजाब के मैंडेट पर पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है, वो कहते हैं कि गलत हुए हैं। भाईजान, जो आपका सवाल है उसका जवाब अगर इजाज़त दे तो दे दूं, नहीं तो आप बीच में डालते जाइए। आप कहें आप, लेकिन मैं सब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून है। हमने कभी तस्लीम नहीं किया कि आपका मैंडेट जो है वो ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है। JUI सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। ANP उसको बोगस मैंडेट कहती है। तो सर, आप जो मैंडेट आप बता रहे हैं उसकी तो खैबर पख्तूनख्वा में हैसियत है। मैं बताता हूँ, तस्लीम ना करने से सुन लीजिए ना, आप या तो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, रिजल्ट तब्दील करवाएंगे ना। सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि हमने वहां से वोटर, हमें क्यों वोट सपोर्ट क्यों नहीं मिला। इलेक्शन एक्ट 2016-17 कहता है, आप ज़रूर उसको खोल के पढ़िएगा, और उसमें ये बुनियादी राइट दिया गया है हर वोटर को कि वो आज़ाद इन्वायरमेंट में रहकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का में जाके वो वोट डाल सके। क्या ये जो वोटर थे, जो 90 लोग हैं, इनको पिंजरों में बंद नहीं किया गया था? ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इस नुक्ते पर ब्रेक ही ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आके मैं पूछता हूँ फिर प्राजत साहब से भी और साहब से भी कि अपोजिशन अपना मुतफिका उम्मीदवार क्यों नहीं ला सकी, और बावजूद इसके कि इत्तफाक ऐसा हुआ उस दिन, महज इत्तफाक से उस दिन इलेक्शन कमीशन का उसी दिन एक नोटिफिकेशन आ गया कि तमाम लोग आज़ाद हैं, यानी अगर वो किसी और पार्टी को वोट डालेंगे तो वो उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। इसके बावजूद कोई वोट अपोजिशन के लिए नहीं आया, क्या वजह है इसकी? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दो सवाल हैं आपसे असलम गौरी साहब। सर, एक तो ये बताएं कि अपोजिशन मुत्तफिका उम्मीदवार क्यों नहीं ला सकी? 4 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और फिर मुत्तफिका उम्मीदवार भी नहीं आया, अलग अलग जो है वो कागजात जमा हुए। और दूसरा ये है कि इतना बड़ा एक फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का और इत्तफाक ऐसा था कि उसी दिन आया, तो उसके बाद तो एक ओपिनियन पैदा हुई कि शायद पीटीआई के कुछ लोग, चूंकि उनको अब आज़ाद हो गए हैं और कोई डिफेक्शन क्लॉज लगने का खदशा नहीं है, तो वो लोग 22 लोग कम से कम जो नाराज हैं पीटीआई से वो तो आ जाएंगे, लेकिन एक भी शख्स नहीं आया। क्या वजह हुई इसकी? अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस अंदाज में लेता हूँ कि अपोजिशन के 3 उम्मीदवार 53 वोट या 52 वोट
इनको क्या फिक्र थी, क्यों परेशान हुए, क्यों इन्होंने पूरा सिस्टम बिल्डोज किया? जब इनको पता था इनके 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो ये 2 दिन सब्र कर लेते हैं। इनके पास 92 का फिगर इनके पास था, तो इनको क्या जल्दबाजी थी कि इन्होंने ये सारा सिस्टम जो है बहरान केपीके में पैदा किया? ये क्यों किया इन्होंने? 2 दिन सब्र कर लेते, कल गवर्नर आ जाते, उसके बाद दोबारा इजलास बुला लेते। तो जब इनको पता ही था कि अपोजिशन जो है वो आपस में मुतहद नहीं है, तो फिर इन्होंने ये सारा कुछ क्यों पैदा किया? मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि पीटीआई ने 13 साल में जितने भी ऐसे भी गौरी साहब एक वज़ीर आला जा चुका हो तो दूसरे नए काम में तो जल्दी करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि एक सूबे को बगैर वज़ीर आला के छोड़ दिया जाए। देखें, महमूद खान को भेजा है तो उसने एक आदमी दिया है जो, देखें बात सुने, मेरी बात सुने, 13 साल में जो केपीके का खाना खराब किया है, जो वहां बेड़ा गर्क किया है, डेवलपमेंट का क्या काम है, किससे पूछ लो। अमन अमान की सूरत आपसे मुझसे कोई छुपी नहीं है। ये पीटीआई की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हुई है। इनको खौफ क्या है कि इन्होंने फौरी तौर पे दूसरे बंदे को लेके आए हैं? असल में इनको ये बताना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये हमारा पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा कि जब ये चीज जो है सबके सामने है कि इनके पास अक्सरियत थी, तो फिर इन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? गवर्नर का वेट कर लेते 2 दिन। तो बात ये नहीं है, बात ये है उम्मीदवार क्यों नहीं आया? अपोजिशन जी, आपके उम्मीदवार एक अच्छा मुतफिका तौर पर क्यों नहीं? अपोजिशन का देखो ना, एक अच्छा मैसेज इनको गया ना कि अपोजिशन वाले हर पार्टी ने आपका खड़ा किया अपना उम्मीदवार, और अगर ये तरीकाकार जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक चलते तो हो सकता है आगे जाकर हमारा कैंडिडेट होता जिसकी वजह से ये खौफजदा हो गए। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर कि ये इकट्ठे हो तो आप जल्दी से इलेक्शन करवा दें। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊं कि स्पीकर साहब ने हमें कहा कि उसका जो इस्तीफा है वो आईनी तौर पे है और इसको गवर्नर मंजूर कर चुका है, आप बेफिक्र होकर इलेक्शन लड़े। स्पीकर साहब ने खुद कहा, हमारे लोगों को बुला के कहा। उसके बाद फिर हमने नॉमिनेशन पेपर दिए और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो स्पीकर के झांसे में आ गए, आप ये कह रहे हैं धोखा हुआ? जी, बहरान 13 साल से पैदा किए हुए हैं वहां पर, और ये एक मजीद बहरान इन्होंने पैदा किया है। इनको कोई जरूरत नहीं है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, इनको कोई जरूरत नहीं है वहां के अवामी मसाइल पे उनकी तवज्जो पे, इनकी कोई जरूरत नहीं। इनकी जरूरत यह है कि कायद ने जो अंदर जेल में बैठ के हुक्म दिया है उसको बाहर का कुछ भी नहीं बताना, जो जाता है उसको अपनी मर्जी का अंदर जाके सूरत बताता है, जो उसका हुक्म है उस पर हमने अमल दरामद करना। मुल्क बचता है बचे, सूबा बचता है बचे, नहीं बचता ना जाए। पूरा सूबा इस वक्त लोग लाशें रोज उठा रहे हैं, वो इनको परवाह नहीं है। बस इनको जो कायद ने हुक्म दिया अंदर बैठ के हमने उसको पूरा करना है। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से केपीके में इस वक्त बहरान खड़ा किया गया है, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। बाकी अपोजिशन हमेशा इकट्ठी रही है। हमने सेनेट में आपको बताया कि हमने अपने जितने हमारे वोट थे उसके मुताबिक अपने सेनेटर हमने हासिल किए, तमाम पार्टी ने अपने पूरे उसके मुताबिक जो उनके पास फिगर था। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन कभी भी गैर मुतहद नहीं हुई। अगर ये सही करते तो हो सकता था आखिरी वक्त तक हमारे 2 कैंडिडेट विड्रॉ हो जाते, जिससे ये खौफजदा थे। कोई जरूरी तो नहीं थे कि सारे कैंडिडेट उस वक्त 2 कैंडिडेट ना वोट डालते, एक को डाल देते। तो इस पे ये खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कराया, और उस खौफ की वजह से सारा बहरान पैदा हुआ। और ये सारा पहले भी 13 साल इसी तरह गुजारे, अब मजीद केपी को बहरानों की नजर में कर रहे हैं। एक अलीमीन गया तो दूसरा अलीमीन ले आए हैं। वहां कोई संजीदा आदमी आता, कोई समझदार आदमी आता, केपी को बहरानों से निकालता, को अमन अमान की सूरत बेहतर करता। अब उसकी सीएम साहब की अब तकरीर सुन लें। उसकी तकरीर सुनने के बाद कहीं उसने बताया कि मेरा ये प्लान है अमन अमान के हवाले से, कहीं उसने बताया कि मैं आवाम की खिदमत के लिए ये करूंगा, कहीं उसने ये जिक्र किया कि इतने दिन के 80 दिन में 100 दिन में 90 दिन में मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उसने तो कुछ और ही तकरीर की है, वो शहीद हो जाऊंगा, शहीद कर दूंगा, मैं फलां को बाहर निकालूंगा, फलां को अंदर निकालूंगा। मेरे ख्याल तकरीर का दूसरा हिस्सा जो टीवी पे नहीं चल सका, उसमें वैसे मैंने वो हिस्सा सुना जिसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ कार्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर उन्होंने तफसील से एक प्लान तो दिया है। बहरहाल जो तकरीर का दूसरा हिस्सा था जो टीवी पर बहरहाल जो तकरीर चली आप उसका हवाला दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो हिस्सा भी उनकी तकरीर में शामिल तो था। लेकिन प्राचा साहब ये बताइए कि 2 बातें, अब एक शिकवा तो इख्तियार साहब का है, बड़ा जायज़ सा शिकवा मालूम होता है कि हमें रसाई नहीं दी आपने MPS तक, तो हम उन्हें कैसे तोड़ते। और दूसरा शिकवा जो है वो साथ मिलाते चलें। और दूसरा शिकवा गौरी साहब का है, वो कहते हैं कि स्पीकर साहब ने हमसे गलत बयानी की और हमें कहा कि इस्तीफा तो मंजूर हो चुका है, तो हम तो उनके झांसे में आ गए और हमने कागजात जमा करा दिए, वरना हम ना कराते। जो अख्तियार वली साहब ने बात की ना, देखें मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी हैं। यानी अभी जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो अली अमीन ख़ान ने बहुत कोशिश की कि कंसेंसस से हो जाए। ये सारे लोगों ने कंसेंसस करके तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका।
अगर इतने ही पक्के एमपीए थे तो फिर वो 2 सीटें अपोजिशन को ना देते ना सेनेट की। इट मीन्स के ख़तरा रहता है। और जो नहीं दिया गया अभी एक्सेस, उसकी भी बुनियादी तौर पे यही वजह हो सकती है ना कि कहीं ना कहीं स्लिप ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पीटीआई के बंदे स्लिप होते हैं, यानी वो 65 खड़े हुए थे सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद में, तो 50 वोट निकले थे, यानी वो किधर गए थे? वो तो इन सब के थे ना। ये हमारी सियासी रवायत है। मैं वही कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल है। या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे थे तो 7 वोट उनके कैंसिल करवा दिए गए थे। वो क्या नून लीग ने करवाए थे या पीपल्स पार्टी ने करवाए थे या ANP ने या JUI ने करवाए थे? वो तो हुकूमत में उस वक्त PTI थी। इसलिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो ही बनता है। कल मसलन उस रात अगर मैं शो कर रहा था तो PTI के ख़िलाफ़ ये आर्गूमेंट दे रहे थे और PTI डिफेंड कर रही थी इसी चीज़ को कि जिस चीज़ को आज नून लीग शिकायत या पीपल्स पार्टी शिकायत करे। बिल्कुल गौरी साहब ने जो तकरीर की बात की, चले आपने तो दूसरा हिस्सा सुन लिया, हमने नहीं सुना, लेकिन पहले हिस्से में मुझे बड़ा सख्त एतराज़ आया। वो कहते हैं कि मैं जंग में नहीं मरना चाह रहा, मैं इश्क़ इमरान ख़ान में मरना चाह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आई इसका क्या मतलब है। और दूसरी बात उसने कहा कि मेरे नाम के साथ भुट्टो नहीं लगता। कभी इनमें से कोई गया है लाड़काना? 4 कब्रें पड़ी हैं वहाँ पर। वो किस लिए कब्रें पड़ी हैं आप बताएं ना मुझे। क्या वो उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं? अच्छा, फिर अली अमीन खान ने जो बात की कि 280 अरब मैं छोड़ रहा हूँ, 280 अरब रुपए किसकी वजह से मिले सूबे को? क्या वो सदर जरदारी की कंट्रीब्यूशन नहीं है छोटे छोटे सूबों के लिए? और ये खुद लगे रहे कि जी 18वीं तरमीम आप चेंज करें। यानी एक आदमी को आप लाएं जिसको तारीख़ का पता नहीं है, जिसको मुल्क की सियासी तारीख़ का पता नहीं है, जिसको मुल्क की जमहूरी तारीख़ का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि लोगों ने जाने दी हैं जमहूरियत के लिए, आप उन पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे नाम के साथ भुट्टो नहीं लगा हुआ। ये कैसा मजाक है सूबे के साथ? असलम गौरी साहब ने सिर्फ एक सूबे की बात की, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यार, जिनको कोड़े लगे, जिनको मारा गया, जो काली कोठड़ियों में पड़ रहे हैं, जिनको शाही किला में रखा गया, पता ही नहीं चला वो जिंदा थे या मर गए थे, आज आप खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वो मौरूसी सियासत की बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मैं आपको दूसरा एंगल बता रहा हूँ ना। भुट्टो नाम खैरात में नहीं मिला किसी को। भुट्टो का नाम जो साथ लगा है वो किसी को ऐसे नहीं मिला, उसके लिए जानें दी गई हैं। किसी को फ्रांस में मारा गया, किसी को कराची में मारा गया, किसी को पिंडी में मारा गया, किसी को फांसी चढ़ाया गया। तो इसलिए जब आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप मनसब संभालते हैं तो कम से कम वो बात करें जो जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं। मैं कोई और बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं जोरे बाजू से आया हूँ और 11 साल तो आप किसी के कंधे पे बैठे रहे आए, अब आके आप जोरे बाजू हमें दिखा रहे हैं और उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं आप उनको ताने दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है, बिल्कुल सही है, उनके 92 वोट हैं, वो जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बनाए। यानी वो इमरान खान कह रहे हैं, उनके लीडर हैं, वो कहते हैं कि हमारी वजह से वोट मिले, उनकी वजह से वोट मिला है। इसमें मुझे एज अ जर्नलिस्ट कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एतराज़ था, मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बात होती है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। असलम गौरी साहब, अमजद नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।